गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, मुझे लगा ये टॉपिक ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था ये टॉपिक कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था रिगार्डिंग हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा एनिमल किंगडम में आता है। +1 क्लास का ये टॉपिक है। और मैं देख रहा था इसमें जो आपको ये पिक्चर दी गई है ब्लेनोग्लॉसिस की, ये भी बहुत अनलेबल्ड है डायग्राम। तो मुझे ये लगा कि इस पे के बारे में बताना चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। आप सभी इसकी रीजन भी जानते होंगे, मैंने भी अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया है इसके बारे में। बट और इसके ऊपर एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है स्टोमाकॉर्ड। एनसीईआरटी में भी लिखा है कि इसके प्रोबोसिस बकल कैविटी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है प्रोबोस स्टोमोकॉर्ड, जिसको पहले हम ये मानते थे कि ये नोटोकॉर्ड का पार्ट है। बट अब ये क्लियर हो चुका है कि ये नोटोकॉर्ड का पार्ट नहीं, बक्कल कैविटी का पार्ट है। तो आज हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे हेमिकॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन और ब्लेनोग्लॉसिस के इस डायग्राम को। बट बिफोर हम, इससे पहले कि ब्लेनोग्लॉसिस के इस डायग्राम को पढ़ें, हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लेनोग्लॉसिस किस क्लास में आता है। तो फाइलम, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये बोला गया है कि फाइलम को क्लासेस लेवल तक पढ़ो आप, तो क्लासेस लेवल तक हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है हेमिकॉर्डेटा को। तो हेमिकॉर्डेटा को की 4 क्लासेस होती हैं। वैसे तो बेसिकली 2 मेन क्लासेस होती हैं, एंटीरोपिनिस्टा और टीरोप्रेशिया। बट 2 और क्लासेस भी दी गई हैं, प्लैंक्टोस्फेरोडिया एंड ग्रेप्टोलिटा। ग्रेप्टोलिटा का एग्जांपल आप देख सकते हैं डेंड्रो ग्रेप्टस, एंड प्लैंक्टोस्फेरोडिया का एग्जांपल है प्लैंक्टोस्फेरिडा प्लेजियरिका, जिसमें एल शेप एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये बहुत यूनिक फीचर है इस क्लास का। ये रिसेंटली भी 2 क्लासेस ऐड हुई हैं, क्लास 3 एंड क्लास 4। देन क्लास 2 और क्लास 1, ये 2 मेन क्लासेस होती हैं। ये दोनों ही आपकी मेन क्लासेस हैं हेमी कॉर्डेटा की। ठीक है। तो अब आपका जो ब्लेनोग्लॉसिस है वो दैट कम्स इन एंटीरोपिनिस्टा। और इसके एग्जांपल और भी क्या है, सैकोग्लॉसिस, प्रोटोग्लॉसिस, टेकोडेरा। देन टीरोब्रेंशिया क्लास के अंदर रेप्डोप्ल्यूर आता है, सिफेलोडेस्कस आता है और एटोबेरी आता है। तो इनको भी हमने अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर अ, मतलब हमने डिस्कस किया है पूरे डिटेल में। वो आप रेगुलर बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, हमारे चैनल पे हमारा कांटेक्ट नंबर दिया गया है। देन दूसरी बात, अब ये तो हमें पता चल गया कि किस क्लासेस में आपकी ब्लेनोग्लॉसिस आती है। ब्लेनोग्लॉसिस का जो डायग्राम है हम वो पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि ब्लेनोग्लॉसिस को हम लोग टंग वॉर्म कहते हैं, एकॉन वॉर्म कहते हैं। टंग और एकॉन वॉर्म के नाम से इसको हम जानते हैं, ब्लेनोग्लॉसिस को। तो बेसिकली इट इज मैराइन एंड इट लिव्स इन बर्रो, बर्रो फॉर्म्ड इन सैंड। और ये बर्रो जो होता है वो आपको पता है यू शेप होता है। तो मेनली हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा इसके डायग्राम पे। और ब्लेनोग्लॉसिस की जो टोटल लेंथ होती है, जो ओवरऑल इसकी लेंथ है ब्लेनोग्लॉसिस की, वो तकरीबन 9 to 12 सेंटीमीटर के अराउंड है। 9 to 45 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है 9 to 45 सेंटीमीटर तक जा सकती है इसकी लेंथ। तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कितनी बड़ी होती है साइज साइज में। और कई तो इसकी ऐसी स्पीसीज भी हैं जो कि मतलब 1.5 मीटर तक भी जाती है। अगर आप एक ब्लेनोग्लॉसिस को देखोगे तो एक ब्लेनोग्लॉसिस गिगास है, जिसकी, और जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है ब्लेनोग्लॉसिस, इसका साइंटिफिक नेम है ब्लेनोग्लॉसिस क्लेविजेरस। दिस इज द स्पीसीज नेम ऑफ द डायग्राम गिवन इन एनसीईआरटी, ब्लेनोग्लॉसिस क्लेविजेरस। ठीक है। तो ब्लेनोग्लॉस गिगास जो है, इसकी जो लेंथ है तकरीबन 1.5 मीटर तक बताई गई है। 1.5 मीटर लॉन्ग इसकी लेंथ है टोटल। और 3 मीटर बर्रों में, लंबे बर्रों में ये रहता है। तो नेचुरली बात है इसकी हाइट लंबी है। तो बट ये जो ब्लेनोग्लोसस क्लेविजेरस है, जो नॉर्मल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, 9 to 45 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये हमें कहाँ मिलता है। अच्छा, अब इसकी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। अब जैसे ये डायग्राम बिल्कुल ही अनलेबल्ड आप देख सकते हो, तो ब्लेनोग्लोसिस की बॉडी के 3 पार्ट होते हैं।
मेनली हमें इस डायग्राम पे फोकस करना है आज। ग्लेनोग्लोसिस हैज 3 बॉडी पार्ट्स। तो पहला हमारा है प्रोबोसिस, सेकंड है हमारा कॉलर, थर्ड हमारा है ट्रंक। और प्रोबोसिस को हम प्रोटोस्टोम के नाम से भी जानते हैं, कॉलर को हम मीजोजोम के नाम से भी जानते हैं, ट्रंक को हम मेटाजोम के नाम से भी जानते हैं। ये 3 बॉडी पार्ट आपके ग्लेनोग्लोसिस के हैं। तो एज वी कैन सी हियर, हम देख सकते हैं इधर कि 3 बॉडी पार्ट है इसके, ट्रंक और मेटास्टोम। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, 3 पार्ट है। तो प्रोबोसिस तो आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्रोबोसिस तो गिवन है। बट जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलर भी गिवन है आपको, कॉलर पार्ट भी गिवन है आपको। तो वैसे कॉलर बेसिकली ये लेवल गलत कर रखा है, कॉलर यहाँ आना चाहिए था। दिस इज द कॉलर पार्ट, दिस इज द कॉलर पार्ट। ये एनसीईआरटी में गलती है, मैं कई दिनों से ये देख रहा था, इस डायग्राम को ही लेबल गलत गलत किया हुआ है। तो बेसिकली कॉलर ये है, तो प्रोबोसिस ये है और कॉलर उसके ठीक नीचे होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और प्रोबोसिस के अंदर ही वो स्टोमोकॉड, मैंने आपको बताया कि बक्कल कैविटी का पार्ट होता है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नोटोकॉड। ये हम क्लियर कर लें पहले से ही। और फिर यहाँ से लेकर मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि हमारा ट्रंक इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, जो कि आपको तकरीबन यहाँ से लेकर, अगर हम देखें, यहाँ से लेकर जा रहा है और अप टू हेयर, यहाँ तक ये सारा ट्रंक है। दिस इज द थर्ड पार्ट, ट्रंक। नाउ अब ये तो हमें 3 पार्ट पता चल गए, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। आपने देखा कि कॉलर की जो प्रेजेंटेशन है वो गलत है यहाँ पर। नाउ जो ट्रंक है, ट्रंक के 3 पार्ट होते हैं, ट्रंक के भी 3 पार्ट होते हैं बच्चों, हमें ये इस पे चीज पे ध्यान देना है। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट हमारा ट्रंक का है ब्रेशियो जेनाइटल रीजन, ब्रेशियो जेनाइटल रीजन। और दूसरा पार्ट हमारा है हिपैटिक रीजन। और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो इसी के डायग्राम पे आया हुआ है, तो बच्चों को थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए मामला ना, कि एक्चुअली हमारे एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो एक तो अधूरा भी है और थोड़ी सी लेबलिंग भी गलत है। तो उसको पूरा करना हमारा काम है, ये क्लियरिटी लाना हमारा ही एक टीचर का ही काम होता है। तो ब्रेशियो जेनिटल रीजन, हिपैटिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन। अब देख सकते हो इस डायग्राम में कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं गया है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको, ये तो कॉलर आपको ये पता चल जाना चाहिए दिस इज नॉट द कॉलर पार्ट, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। आपको पता है ये लेबलिंग गलत थी। और ये वाली जो लेबलिंग हम यहाँ पे लेबल कर रहे हैं, दैट इज ब्रेशियो जेनाइटल रीजन। वाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज ब्रेशियो जेनाइटल रीजन? क्योंकि यहाँ पे आपको गिल्स भी मिलते हैं, इस एरिया में आपको गिल्स पोर दिखाई देंगे, ठीक है। और आपको यहीं पर आपको जो जेनाइटल रिजेस है, जो गोनाड्स हैं, वो आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये एरिया में आपको एक तो गिल्स मिलेंगे और आपको गोनाड्स मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एज ब्रेशियो जेनाइटल रीजन। सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ मैं, डोंट इलेबोरेट, फर्दर इलेबोरेट नहीं करूंगा। तो ब्रेशियो जेनाइटल एरिया कहते हैं इसको। इसके बाद, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जैसे दैट इज जो इन्होंने कॉलर लिख रखा था एनसीईआरटी में, दैट इज कॉल्ड एज जेनाइटल रिज। इसको जेनाइटल रिज कहते हैं हम लोग। और जेनाइटल रिज किसको मार्क करती है? गोनाड्स की पोजीशन को मार्क करती है। इसके ठीक अंदर गोनाड्स होते हैं। तो जेनाइटल रिज इज मार्क द पोजीशन ऑफ गोनाड इनसाइड इट, तो इट मार्क्स द पोजीशन ऑफ गोनाड। तो आप देख सकते हो कितना कुछ इस डायग्राम में हिडन है। तो हमें बहुत ही सावधानी से और ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रीजन जो है दैट इज हिपैटिक रीजन, ट्रंक का दूसरा पार्ट, हिपैटिक रीजन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ट्रंक, हिपैटिक रीजन।
तो इस हिपैटिक रीजन में हिपैटिक सीकी होते हैं, ठीक है, विच एक्ट एज ए लीवर, लीवर की तरह काम करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल। तो ये हिपैटिक सीके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हिपैटिक सिविका का बहुत बड़ा रोल होता है और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो वेयर इज द हिपैटिक रीजन, आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया हिपैटिक रीजन। नाउ इसके बाद जो थर्ड एरिया है दैट इज एब्डोमिनल रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन क्या है, ये वाला हिस्सा, दिस इज द एब्डोमिनल रीजन एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ योर ट्रंक। तो आपने देखा कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी क्या है, ट्रंक। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, दैट इज ट्रंक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो हमें पता ही है कि इसमें ट्रू सिलोम मिलती है, ब्लेनो हेमिकॉर्डेटा है तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर ट्रू सिलोम ही होती है। और इनकी जो सिलोम होती है वो 3 हिस्सों में बटी होती है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि बॉडी में जो ब्लेनोग्लॉसेस होते हैं ट्राइसिलोमेट्स होते हैं। मतलब इनकी जो सिलोम होती है, ट्रू सिलोम होती है, वो तीन कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। इनको ट्राइसिलोमेट्स भी कहा जाता है इसीलिए। और जो प्रोबोसिस के अंदर सिलोम होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटोसिल। और जो कॉलर के अंदर सिलोम होती है उसको हम बोलते हैं मीजोसिल। और जो सिलोम इनके ट्रंक या मेटाजोम पार्ट में मिलती है दैट इज कॉल्ड एज मेटासेल। तो बेसिकली इनकी जो ट्रू सिलोम है दैट इज डिवाइडेड इनटू तीन पर्टिकुलर एरिया। इनकी बॉडी के जो 3 पर्टिकुलर एरिया होते हैं उनमें 3 सिलोम के कंपार्टमेंट्स है, इसीलिए इनको ट्राइसिलोमेट्स भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। तो ये मॉर्फोलॉजी जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप इसकी एनाटॉमी भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो मॉर्फोलॉजी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो आपने देखा ये डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था। और जो इसका प्रोबोसिस पार्ट होता है, इनको टंग वॉर्म क्यों कहते हैं हम लोग, अगर आप ध्यान से देखिए इसका जो प्रोबोसिस है दैट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक टंग। इनका जो प्रोबोसिस पार्ट है दैट इज लुकिंग लाइक टंग। तो प्रोबोसिस इज लुकिंग लाइक टंग लाइक अपीयरेंस होती है इसकी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टंग वॉर्म। नाउ अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। देन इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। देखिए अगर आप देखें एक क्वेश्चन मैं देख भी रहा था, काफी बच्चों के क्वेश्चन मुझे आए भी थे इसके रिगार्डिंग। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आपको पता ही आजकल कितने आते हैं, और आपको पता है कि उसके ऑप्शन क्या होते हैं। तो दिस इज अ स्टेटमेंट ए, ब्लेनोग्लॉसिस हैज segmented body. This is the statement 1. And then statement B. What is statement B? Their body is divided into 3 parts: proboscis, collar and trunk. तो अगर आप देखिए ध्यान से, ब्लेनोग्लॉसिस की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती बच्चों। ब्लेनोग्लॉसिस की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। आप कहीं भी आपको सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो ब्लेनोग्लॉसिस की बॉडी जो हमारी होती है वो दैट इज अनसेगमेंटेड बॉडी। और वॉर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ए तो गलत है। आपको पता है कि ऑप्शन क्या दिए होते हैं, तो यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट ए गलत है बट स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। तो मतलब आंसर क्या आएगा, आपको दिया होता है स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपको दिया होता है स्टेटमेंट इज ए इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट।
दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और भी ये क्वेश्चन डीप में आ सकता है कि ये आपको डायग्राम इस तरह से आपको पूछ सकते हैं कि ट्रंक रीजन में क्या पार्ट होता है, ट्रंक रीजन के कितने पार्ट होते हैं। किसी भी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लेनोग्लोसस बिलोंग टू विच क्लास। हो सकता है कल कोई आपसे पूछ लें कि एंटीरोपिनिस्टा क्लास में है कि टीरोब्रेशिया क्लास में, तो ये पता होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में खुद ही ये बताया गया है कि आप हर एक फाइलम को क्लासेस लेवल तक जरूर पढ़ो। हमें इसकी क्लासिफिकेशन पता होना बहुत जरूरी है। हेमिकोडाटा की जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको 4 क्लासेस बताई, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ब्लेनोग्लोसिस के रिगार्डिंग और क्वेश्चन डालूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही टॉपिक जो आपको लगता है कि थोड़े से एक्सप्लेन नहीं किए गए एनसीईआरटी में अच्छे से, तो आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं जरूर बनाऊंगा। कमेंट में कह सकते हो कि आप कौन सी वीडियो चाहते हो कि जिस पे आपको डाउट है, तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।